एकजुट होकर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव हिला दी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की उस महाकाव्य जैसी गाथा के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कैसे एक के बाद एक घटनाओं ने राष्ट्रवाद की उस आग को भड़काया जिसने देश का इतिहास ही बदल के रख दिया। तो चलिए बिना देर किए सीधे इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। आज की हमारे इस चर्चा का रोड मैप बिल्कुल साफ है। हम शुरुआत करेंगे प्रथम विश्व युद्ध और शुरुआती सत्याग्रह से, फिर बढ़ेंगे रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग की तरफ, उसके बाद असहयोग और खिलाफत आंदोलन, फिर साइमन कमीशन से लेकर पूर्ण स्वराज तक का सफर, अंत में नमक मार्च, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन के साथ सामूहिक अपनेपन के भाव को गहराई से समझेंगे। तो हमारा पहला पड़ाव है प्रथम विश्व युद्ध और शुरुआती सत्याग्रह। इस कहानी की गहराई में जाने से पहले जरा 1914 से 1942 तक के सफर पर एक नजर डाल लेते हैं। यही वो अहम पड़ाव हैं जिनसे होकर आज की हमारी ये पूरी कहानी गुजरेगी। अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रवाद के लिए एक तरह से बिल्कुल सटीक मंच तैयार कर दिया था। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध का पूरा आर्थिक और शारीरिक बोझ सीधा भारतीयों के कंधों पर डाल दिया था। गांवों से जबरदस्त सेना में भर्ती हो रही थी, बेतहाशा टैक्स पड़ गए, जरूरी चीजों के दाम आसमान छूने लगे, और मानो इतना ही काफी नहीं था, उसी वक्त फसलें भी बर्बाद हो गईं और इन्फ्लुएंजा महामारी फैल गई। इस भयानक संकट ने लोगों में जो गहरा गुस्सा भरा, उसने एक नए नेता के उभरने के लिए एकदम सही माहौल बना दिया। और वो नए नेता थे महात्मा गांधी। 1915 में जब वो भारत लौटे तो अपने साथ एक बिल्कुल नया, एक अनोखा हथियार लेकर आए जिसे नाम दिया गया सत्याग्रह। अब ये सत्याग्रह आखिर था क्या? इसका मतलब कोई मारकाट या शारीरिक बल का प्रयोग करना बिल्कुल नहीं था। इसका पूरा जोर सिर्फ और सिर्फ सत्य और अहिंसा की ताकत पर था। मतलब बिना हथियार उठाए सच्चाई के रास्ते पर चलकर जुल्म के खिलाफ डटकर लड़ना। लेकिन कोई भी बड़ा आंदोलन एकदम से तो शुरू नहीं होता है ना, इसलिए किसी भी राष्ट्रव्यापी आंदोलन से पहले इस सत्याग्रह का जमीनी स्तर पर टेस्ट किया गया। सबसे पहले 1917 में बिहार का चंपारण, जहां दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को खड़ा किया गया। फिर उसी साल गुजरात के खेड़ा में लगान माफी के लिए किसानों का साथ दिया गया, और 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों का सफल आंदोलन। इन तीन शुरुआती जीतों ने ही गांधी जी को पूरे देश का एक राष्ट्रीय नायक बना दिया। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। 1919 का साल, जब अंग्रेजों ने एक बेहद काला कानून पास किया, रॉलेट एक्ट। जरा सोचिए, एक ऐसा अन्यायपूर्ण कानून जिसने ब्रिटिश सरकार को यह ताकत दे दी कि वो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना किसी मुकदमे या अदालत के सीधे 2 साल के लिए जेल में डाल सकती है। इसके विरोध में पूरे देश में हड़तालें हुई, लेकिन इसके जवाब में अंग्रेजों ने जो किया वो हमारे इतिहास का सबसे काला पन्ना है। 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, जहां निहत्थे और बेकसूर लोगों पर जनरल डायर ने बेरहमी से गोलियां चलवा दी। इस त्रासदी के बाद कहानी पहुंचती है तीसरे पड़ाव पर, असहयोग और खिलाफत आंदोलन। इस बिंदु तक आते आते गांधी जी एक बात बहुत अच्छे से समझ गए थे। अंग्रेज भारत में इसलिए टिके हैं क्योंकि हम भारतीय उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। अगर ये सहयोग खींच लिया जाए तो ब्रिटिश राज ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। बस फिर क्या था, विरोध शुरू हो गया। लोगों ने अंग्रेजी उपाधियां लौटा दी, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, स्कूल और अदालतें खाली कर दी गईं, और यहाँ एक बहुत बड़ी रणनीतिक चाल भी चली गई। खिलाफत आंदोलन को इसके साथ जोड़ दिया गया ताकि हिंदू और मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर इस साझा दुश्मन से लड़ सकें। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, इतना विशाल, इतना सफल आंदोलन अचानक बीच में ही क्यों रोक दिया गया? इसका जवाब छिपा है 1922 की चौरी चौरा घटना में। हुआ ये कि एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक झड़प में बदल गया। गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। जैसे ही ये हिंसा हुई, ये महसूस किया गया कि आंदोलन अब अपने अहिंसक रास्ते से भटक रहा है और लोगों को अभी और अनुशासन की जरूरत है। इसलिए भारी मन से इसे वापस ले लिया गया। चलिए अब छलांग लगाते हैं चौथे हिस्से पर, साइमन कमीशन से पूर्ण स्वराज तक। साल 1928, ब्रिटिश सरकार ने भारत के संवैधानिक ढांचे की जांच के लिए साइमन कमीशन भेजा। अब इसमें सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी पता है? इस कमीशन में 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज। मतलब भारत के भविष्य का फैसला होना है और उसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं। ये तो सीधा सीधा पूरे देश का अपमान था।
इसलिए हर राजनीतिक दल ने एक सुर में काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों के साथ इसका कड़ा विरोध किया। साइमन कमीशन के इस अपमान ने एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। 1929 में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अब छोटी मोटी रियायतें या डोमिनियन स्टेटस मांगने का वक्त खत्म हो चुका था। अब गूंजी एक नई आवाज, पूर्ण स्वराज, यानी पूरी तरह से आजादी। और तो और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का भी ऐलान कर दिया गया। ये सच में आजादी की लड़ाई में एक स्मारकीय पल था। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे 5वें पड़ाव की, नमक मार्च और सविनय अवज्ञा। पूर्ण स्वराज की इस मांग के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए जो प्रतीक चुना गया वो वाकई एक मास्टर स्ट्रोक था, नमक। अब आप सोचेंगे नमक ही क्यों? क्योंकि नमक एक ऐसी बुनियादी चीज है जिसे अमीर गरीब सब इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजों ने इस आम चीज पर भी भारी टैक्स लगा रखा था। गांधी जी ने अपने 78 स्वयंसेवकों के साथ साबरमती से दांडी तक 240 मील का लंबा सफर पैदल तय किया। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने समंदर का पानी उबालकर नमक बनाया और खुलेआम ब्रिटिश कानून को तोड़ दिया। अब यहाँ एक बारीक लेकिन बहुत जरूरी फर्क समझना है। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में आखिर क्या अंतर था? देखिए, असहयोग में तो सिर्फ अंग्रेजों का सहयोग न करने की बात थी, लेकिन सविनय अवज्ञा इससे एक बहुत बड़ा कदम आगे था। इसमें न सिर्फ सहयोग देने से मना किया गया, बल्कि जानबूझकर औपनिवेशिक कानूनों को तोड़ने और टैक्स न चुकाने का सीधा आह्वान किया गया। ये ब्रिटिश हुकूमत को एक सीधी और खुली चुनौती थी। जब ये आंदोलन बहुत तेज हो गया, हजारों लोग जेलों में भर दिए गए, तब 1931 में लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ, गांधी इरविन पैक्ट। इसके तहत आंदोलन कुछ समय के लिए रोक दिया गया और गांधी जी लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए। लेकिन अफसोस, वहां भारत की मांगों को नहीं माना गया और खाली हाथ ही लौटना पड़ा। भारत वापस आकर आंदोलन फिर से शुरू तो किया गया, लेकिन तब तक वो अपनी शुरुआती लैग हो चुका था। अब हम आते हैं अपनी कहानी के आखिरी और छठे हिस्से पर, भारत छोड़ो और सामूहिक अपनेपन का भाव। इतिहास को पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से देखना जरूरी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की कुछ अपनी सीमाएं भी थीं। समाज का हर तबका इससे पूरी तरह नहीं जुड़ पाया था। दलित नेताओं को लगा कि उनकी अनदेखी हो रही है, इसलिए वो अलग निर्वाचन क्षेत्र मांग रहे थे। दूसरी तरफ मुस्लिम संगठन हिंदू बहुसंख्यक प्रभुत्व को लेकर आशंकित थे, और चूंकि कांग्रेस उस वक्त भारतीय उद्योगपतियों के काफी करीब मानी जाती थी, इसलिए कई जगहों पर औद्योगिक मजदूरों ने भी इस आंदोलन से कुछ दूरी बनाए रखी। समाज का ये जटिल ताना बाना समझना बहुत जरूरी है। इन सब सामाजिक चुनौतियों के बावजूद 1942 में स्वतंत्रता संग्राम का सबसे निर्णायक और अंतिम चरण शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और अब किसी समझौते की कोई गुंजाइश नहीं थी। अंग्रेजों को सीधा अल्टीमेटम दिया गया, तुरंत भारत छोड़ो। इसी वक्त देश को वो सबसे शक्तिशाली और अंतिम मंत्र मिला, करो या मरो। इस उग्र जनसंघर्ष ने पूरे देश को एक साथ ला खड़ा किया और ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया। अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। इतने बड़े, इतनी विविधताओं वाले उपमहाद्वीप में लोगों को सिर्फ राजनीतिक आंदोलनों ने एकजुट नहीं किया था। हमारी लोक कथाओं, भारत माता की उस प्रतिष्ठित तस्वीर, बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम जैसे गीतों और हमारे तिरंगे झंडे ने मिलकर लोगों के दिलों में एक सामूहिक अपनेपन का भाव जगाया। इसी साजी संस्कृति ने एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया और अंततः हमें आजादी दिलाई। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और